नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेसन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 6 हिंदी विषय में वसंत भाग 1 इकाई 2 बचपन लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा रचित इस संस्मरण का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आपके घर में सदस्य तो ही है, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, बड़ी बहन, जीजी, सब कोई है। तो उन्होंने अपने बचपन के बारे में कुछ बताया तो होगा, आपने भी कुछ पूछा होगा। तो उसके समय में कैसा रहन सहन था, कैसा पहनावा था, उनके घर के जो नियम है, नीति रीतियां है, उनके बारे में भी चर्चा की होगी। तो यहाँ लेखिका कृष्ण सोबती ने अपने बचपन के बारे में कुछ यादें यहाँ बताई है। तो आइए उनके बचपन में हम जाते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कहते हैं, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और मौसी भी। बुआ यानी हम गुजराती में कहते हैं फोई, मौसी यानी हमारी जो मम्मी है, मम्मा है, उनकी जो बहन है वो हमारी मासी बनती है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी यानी बड़ी बहन कह के पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में साइना महसूस करने लगी हूँ। उस उम्र में यानी गुजराती में बोलते हैं वही उम्र में वो साइना यानी होशियारी कुछ महसूस अनुभव करती है लेखिका। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी। शताब्दी यानी 100 साल का समय। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। लेखिका का पहले का समय था जो अपने बचपन का, वो कैसा था और अभी वर्तमान समय में कैसा बदलाव आया है, उनके बारे में लेखिका बताते हुए कहते हैं, पहले मैं रंग बेरंगी कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। अब लेखिका क्या कहते हैं कि पहले में ऐसे हल्के नीला आसमानी रंग वाला या जामुन रंग का, ग्रे रंग का और काला चॉकलेटी रंग का कपड़ा पहनती थी। लेकिन अभी लेखिका के जीवन में कुछ बदलाव आया है और वो सफेद रंग का हल्का सा कपड़ा पहनना पसंद करती है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। दशक यानी 10 साल, पोशाकें यानी पहनावा। तो लेखिका पहले ऐसे 10 सालों में तरह तरह के पोशाकें पहनते रहे हैं। पहले वो फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनते हैं। यानी चूड़ीदार जो लहंगे होते, पायजामा जिसको हम बोलते हैं, और कुर्ती जो है वो अब पहले पहनते थे। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। लेखिका को बचपन में अपने जो पहनते वैसे सुंदर मजे के फ्रॉक अभी भी याद है। उनकी बचपन की यादें यहाँ ताजी हमें बताई है। हल्की नीली और पीली धारी वाला जो फ्रॉक है वो लेखिका पहनते थे। नीला यानी ग्रीन जिसको बोलते हैं, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुंटों वाला घेरदार फ्रॉक था। बारीक यानी पतला, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झालर। तो लेखिका जो फ्रॉक पहनती थी बहुत सुंदर थी। उसके कॉलर भी अच्छे थे, गोल कफ भी लगे हुए थे, कफ यानी कॉलर, और हल्के गुलाबी रंग का वो फ्रॉक था। चुंटों वाला जो घेरदार फ्रॉक था, नीचे गुलाबी रंग की जो झालर उस फ्रॉक में लगी हुई थी, वही फ्रॉक लेखिका को आज भी याद आता है। उन दिनों फ्रॉक में ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। फ्रॉक के ऊपर क्या लेखिका रखती थी, यहाँ रुमाल लगवा देती थी अपना, और इतराते रंग की विभिन्न रंग की जो रंग बिरंगी रिबन यानी पट्टी जो थी वो लगाती थी। वो सब समय का चलन था यानी प्रचलन था। बच्चे स्कूलों में भी आज भी 2 बाल की चोटी बनाते हैं और रिबन लाल या काले रंग की भी लगाई जाती है।
तो भी वही समय का चलन था। वैसी तरह हमारे स्कूल में भी हम जो लड़कियां हैं वो रिबिन बांधकर 2 चोटी में लगाती है, चोटी दो चोटी बनाकर रिबिन बांधती है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। लेमन नींबू रंग का, लेमन यानी नींबू, उन रंग का जो प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक था, जो हाँ गर्म फ्रॉक जो ठंडी की ऋतु में पहनने में काम आता है, उसके नीचे फर टंकी थी, झूल टंकी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद है। वही 2 बातें लेखिका को आज भी याद है। वो कौन सी है? एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी वाला जो फ्रॉक था वो भी लेखिका को अभी तक याद है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। लेखिका जब बूट पहनती थी तो पहले पाँव में क्या पहनती थी? मोजे पहनती थी। वो भी लेखिका को अभी याद है, जो स्टॉकिंग यानी बड़ी जुराबें। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका के घर का जो नियम था कि खुद के मोजे खुद धोना है। वहाँ के जो घर में नौकर नौकरानियां रखते थे उसको नहीं धुलवाए जाते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी। सख्त यानी ज्यादा कड़क मना था कि ऐसे नौकर नौकरानियों को धोने के लिए नहीं दिया जाए। बच्चों खुद ही अपना जो मोजे है वो खुद ही अच्छी तरह साफ करें, धोए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। इतवार यानी छुट्टी का दिन, रविवार का दिन। आप भी रविवार के दिन की याद करते हैं ना कि एक सप्ताह कब पूरा हो, रविवार 7वां दिन आए। तो वही दिनों में सुबह में मोजे धोने का काम, कपड़े धोने का काम बच्चे खुद कर लेते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। लेखिका कहती है कि जो जूते हैं वो अच्छी तरह पॉलिश करते थे, उसको अच्छी तरह घिस घिस कर रगड़ते थे, तो हमारे जो बूट है वो अच्छी तरह चमकने लगते थे और मुझे भी सुंदर स्वच्छ हो जाते थे। और इतना ही नहीं, आजकल विभिन्न प्रकार के शूज मिलते हैं। सॉक्स यानी मोजे और शूज यानी बूट। जो स्पोर्ट के हो, मैराथन के शूज हो, वो प्यूमा हो या नाइकी का शूज हो, विभिन्न प्रकार के जो शूज है आज बाजारों में मिलता है, मॉलों में भी मिलता है, दुकानों में भी मिलता है। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका कहती है कि आज भी मुझे बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। अभी मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के शूज आज बाजारों में मिल रहे हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। अभी जो मिल रहे हैं वो आराम देने वाला है, क्योंकि अच्छी तरह वो बनाते हैं साइज के अनुरूप। हमें जब नए जूते मिलते थे उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। लेखिका जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। लेखिका कहते हैं कि हम कभी लंबे रास्ते पर निकलते थे जूते पहनकर, बूट पहन के, तो हमें हमारे पास रुई रखनी पड़ती थी। और अब जब छाले पड़ जाते थे तो इसका इलाज एक ही था कि हम रुई रखें और अच्छी तरह उसकी जांच रख सके। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अंतर यानी फर्क। तो वो हमारा बचपन का समय कैसा था और वर्तमान समय कैसा है वो लेखिका बताती है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर यानी शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल यानी एरंडी का तेल और कैस्टर ऑयल यानी जैतून का तेल पीना पड़ता था। घर के सदस्य जो है उनको ये 2 प्रकार एरंडी का तेल और जैतून का तेल पिलाते थे। ये एक मुश्किल काम था, कठिन काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। ऐसे ग्लास रखे हुए थे, उसमें एरंडी का तेल और जैतून का तेल और दोनों को मिक्स करके एक ग्लास में, शीशे यानी कांच के ग्लास में डाला जाता था और वही हमें पीना पड़ता था। जब पीने का प्रयास करते थे
तब हमें उल्टियाँ होने लगती थी, यानी मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पी मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही लगती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। दिलचस्पियाँ यानी रुचियाँ। लेखिका बताते हैं कि तुम्हारे समय में, अभी वर्तमान समय में कैसा अंतर है और हमारे समय में कैसा था, वो दोनों का अंतर यहाँ लेखिका बताती है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन यानी जो म्यूजिक सुनाई दे, वैसा फोन था। और आज के समय में कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, कार, बाइक, ऐसे कई प्रकार के विभिन्न वाहन व्यवहार एवं कई चीजें यह विज्ञान की उपलब्ध हो गई है। उन समय, लेखिका के समय में रेडियो टेलीविजन भी नहीं थे, जहां से ज्यादा जानकारियां और सुविधाएं मिले। हमारे बचपन की कुल्फी, आइसक्रीम भी हो गई है। लेखिका बताती है कि हमारे समय में क्या था, कुल्फी थी, वो आज कुल्फी वो समय में थी तो आज वो आइसक्रीम में बदल गई है। आज बड़े चाव से लोग आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। लेखिका बताती है कचौड़ी और समोसा पैट्रीज में बदल गए हैं। जब लेखिका अपने समय में कचौड़ी जैसे ब्रेकफास्ट में सुबह के जो नाश्ता लेती थी तो कचौड़ी और समोसा लेती थी, और आज के समय में पैटीज में वो बदल गए हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। वो समय में नींबू का शरबत था, आज पेप्सी में बदल गया है। और स्पाइस ऐसे जैसे पीने मिलते हैं जो आज वही शरबत का स्थान नहीं ले सकते। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। लेखिका अपने समय की बात करती है 1935-40 के समय में। तब लेमन नींबू का जो शरबत था वही मिलता था, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा था। शिमला की बात करते हुए लेखिका आगे बताती है कि शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तारों की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। जब लेखिका जाते हैं शिमला, तो शिमला में लेखिका जाती है तो वहां से पहाड़ियाँ है, वहां पहाड़ियाँ से उतरना चढ़ना, और जहां मॉल है, दुकानें हैं, वहां चॉकलेट या कुछ चीजें लाना, ब्रेड लाना सब मुश्किल काम था। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ब्राउन यानी कत्थई जो बोलते हैं, तो ये मॉल से लाना सब कठिन हो जाता था। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, मतलब लेखिका जहाँ रुके थे वहां घर से जो मॉल था, दुकान थी, वो ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। लेखिका बताते हैं कि हमें जो हमारे घर के सदस्य भेजते थे कुछ लेने के लिए दुकानों में, तो हमें वैसी पहाड़ियाँ है, वहां चढ़ना उतारना, ऊंचाई और गहराई में जाना पड़ता था, और जो चीजें मंगवाते बड़ी मुश्किल से हमें लाना पड़ता था। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। वहाँ की जो दुकानें थी, वहाँ दुकानों विभिन्न प्रकार की चीजें मिलती थी, मिठाइयाँ मिलती थी, चॉकलेट आदि। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हफ्ता 7 दिन का जो दिन होता है वो सप्ताह हम बोलते हैं, तो एक ही दिन चॉकलेट खरीदने का हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका कहते हैं हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हफ्ते यानी 7 दिन का, वो सप्ताह कहते हम, तो चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। जो लेखिका कहती है कि सब बच्चे थे, उसमें से मेरे पास टॉफी चॉकलेट का ज्यादा स्टॉक यानी उनको हम संग्रह बोलते हैं, वो रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती थी, वो घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे से ले खाती थी।
आपको भी दोस्तों टॉफी खाने की पसंद है ना? आपने भी बहुत टॉफी खाई है। तो लेखिका भी है, अपने बचपन की बात करती है, तो वो वहाँ दुकानों पर खड़ी-खड़ी नहीं खाती थी, वो घर आती थी रात के समय में, खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाती थी और बड़े चाव से मजे से चूस-चूस कर अच्छी तरह वो टॉफी चॉकलेट खाती थी। वही यादें आज भी लेखिका को याद है। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। वहाँ का जो शिमला का फल है, जैसे काफल और चेस्टनट है, वो लेखिका को आज भी याद है। जैसे दोस्तों शिमला स्थल है, कहीं विदेश से या देश भर में से, विश्व भर में से लोग यहाँ घूमने आते हैं। वो हेरिटेज बन गया है, जहाँ हर प्रकार के वहाँ जो स्थल शिमला में है, जैसे कि ननिहाल, और वहाँ विभिन्न प्रकार के फल भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है, तो उनका आनंद लोग बहुत मजे से लेते हैं और फॉरेनर भी यहाँ शिमला में बहुत आ रहे हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कश्मल, विभिन्न प्रकार के जो फल है वो बड़े आनंद से चाव से खाते हैं। सोचकर यह मुंह में पानी भराए। चेस्टनट एक और गजब की चीज। ये चेस्टनट नाम का जो फल है, हर प्रकार के लोग आते हैं तो वह चेस्टनट्स को खाते हैं। दोस्तों रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो यार, और अभी कई प्रकार के फ्रूट स्टॉल जो है, फल के जो स्टॉल है, वहां पर विभिन्न प्रकार के फल मिलते हैं जो आपको खाने में बहुत मजा आता है। आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर मुंह में उसको आग में भुने जाते हैं। इस चेस्टनट को आग में भुने जाते हैं, यानी उबालना पड़ता है, गरम करना पड़ता है, फिर उसके छिलके उतार कर खाने की और मजा आती है, जिनका स्वाद बहुत बढ़ता है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, या वहाँ के जो चने थे वो अनारदाने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। लेखिका क्या बताती है? चने का, वहाँ शिमला में चने जो मिलते हैं वो खाने को बहुत मन करता है, बहुत मजा आता है खाने में। अनार का दाना, यानी जिसको दाड़म बोलते हैं, उनका जो बीज है वो खाने को बहुत मजा आता है, जो गुलाबी रंग का होता है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। अनार यानी दाड़म जो है गुजराती में हम बोलते हैं, और उनको खाने की बहुत मजा आती है। अनार है वो लाल रंग का, गुलाबी रंग का दिखाई देता है, जिसमें ज्यादा पानी का भाग ज्यादा रहता है। चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। लेखिका बताती है कि चने जोर गरम खाना तो बहुत मजा आता है। अभी दोस्तों मौसम की बारिश की रुत चल रही है, और उसमें चने जोर गरम खाना कितना अच्छा मजा आता है खाने को। आपको भी मजा आता है ना? जैसे कागज के टुकड़े में, यहाँ आपको यह न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ उस न्यूज़पेपर में ऐसे कौन बनाया जाता है, उसमें जो चने जोड़े, उसमें चने डाले जाते हैं और फिर उस पर चने में मसाले भी डालते हैं, और ऐसे मौसम में खाना भी बहुत अच्छा और बहुत मजा आता है। उसका जो स्वाद है बहुत हमें मन भावने लगता है। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। अनार यानी दाड़म जिसको बोलते हैं हम गुजराती में, जो उसका रंग गुलाबी रंग का होता है, तो उनको खाने की बहुत मजा आती है। लेखिका बताते हैं, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया तो जब थी वह अब भी नजर आती है। लेखिका को वो बचपन के जो चने खाने की जो मजा थी वो भी आज ताजी होती है। पुराने कागजों से बनाई हुई रस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीरा यानी केवल, तो कागज से बनाई हुई, न्यूज़पेपर से बनाई हुई जो पुड़िया है उसमें चने डाल देते हैं, और मसालेदार चने हैं, और चने में मसाला और छाट देते हैं, और वो चना खाने की बहुत मजा आती है। तो ऐसी पुड़िया में वो चने डाल दिए जाते हैं और फिर मजे से उसमें से निकाल कर खाया जाता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था, वही समय था जब फिल्म का गाना चला, जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को गाना
आता था। वो समय था चना जोर गरम बाबू में ले आया मजेदार चना जोर गरम। वही फिल्म की जो पंक्तियां थी वो उन दिनों वह वहाँ के स्कूल के बच्चों वही गाते रहते थे, वो हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे। इस पुड़िया में बने हुए इस पुड़िया में रखे हुए जो चने हैं वो चने में बच्चे अलग से भी मसाला छटवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी। पूरा मैदान जब जहां शिमला के विस्तारों में घूमे तो वो चना हाथों में लेकर चने जो मजे से खाने वाले हैं पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी। चने से भरी ये जो पुड़िया है जहां मैदान में घूमे वहां थोड़े थोड़े दाने खाते हुए मजे से आनंद लेते हुए घूमते रहते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। ये पुड़िया में से एक एक चना खाना और चलते रहना, एक चना खाना और चलते रहना, ऐसी गति से चलना बहुत मजे की बात लेखिका यहाँ हमें बताते हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। छुटपन यानी बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। शिमला का जो विस्तार है वहां रास्ते ऊपर लेखिका टहलने निकलते हैं तो वहां बहुत मजे लिए हैं। वहां का जो ब्रिज है वो भी सुंदर है जहां आनंद मिलता है। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। को जो भी व्यक्ति शिमला जाता है उस पर घोड़े सवारी करता है, वहां का आनंद लूटते हैं। तो ऐसी तरह लेखिका ने भी शिमला में घोड़े सवारी भी की है, उसके मजा लिया है। और जो शिमला में रहते हैं वो लोगों को, वहीं के बच्चों को तो हर रोज वही घोड़े सवारी का आनंद मिलता है। वो आनंद भी वो लूट लेते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। हम लोग लेखिका बताते कि हम लोग ऐसे घोड़ों को कमतर यानी कम अच्छा ऐसे क्यों समझते हैं। घोड़े सवारी करना तो बहुत अच्छी बात है। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत। ननिहाल जो स्थल है शिमला का, वहां के जो घोड़े थे वो बहुत खूबसूरत और हुष्ट पुष्ट, शक्तिशाली और सुंदर भी इतने ही दिखाई दे रहे थे। उनकी बात फिर कभी मैं करूंगी, ऐसा लेखिका बताती है। शाम को रंग बेरंगी गुब्बारे। अब शिमला का शाम का जो समय है, संध्या काल जिसको बोलते हैं, सूर्यास्त हो रहा है, वही समय का लेखिका वर्णन करते हैं। तो शिमला कैसा दिखाई दे रहा है, उसका प्राकृतिक सौंदर्य हमें यहाँ बताते हैं। रंग बेरंगी गुब्बारे, सामने झाखू का पहाड़, यहाँ पहाड़ दिखाई दे रहा है और सूर्यास्त हो रहा है। उसका पूरा सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य, उनका नजारा देखने लायक होता है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। गुलाबी रंग की केसरी पीले रंग की जो धारियां है, बादल है, वो आसमान में मंडराए हुए हैं। अब धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगता है। उनका जो दर्शन है वो मन भावन लगता है, सुंदर है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। लेखिका बताते हैं कि यहाँ सूर्यास्त हो रहा है और पूरा जो शहर है, शिमला शहर सुंदर दिखाई दे रहा है, जैसे आसमान। शिमला का सूर्यास्त समय का सौंदर्य लेखिका बताते हैं कि जो आसमानी रंग का जो बादल था वो अब धीरे धीरे गुलाबी रंग में, केसरी रंग में बदल रहा है। आसमान मंडराते हुए अब कम हो रहे हैं, सूर्यास्त नीचे हो रहा है और जो दुकान है, मॉल है, उस पर अब बत्तियां जो है टिमटिमाने लगती है। तो पूरा शहर ऐसा लगता है जैसे तारों से टमक रहा हो, ऐसा सुंदर दिखाई दे रहा है। दुकानों, मॉलों और पूरे शहर की जो रौनक है कहीं अद्भुत प्रकार की लगती है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। कोलाहल यानी आवाज, स्कैंडल यानी मोमबत्ती, पॉइंट यानी वो जगह जो शिमला का स्थल है, पूरा
बिजली रात का समय होता है, बिजली कम लगती है, तो कहीं कहीं घरों में, पहाड़ियों में जो घर दिखाई दे रहे हैं और जहाँ मोमबत्ती लगती है, कहीं जो पॉइंट है जहाँ रुकने का, तो वहाँ वहाँ स्थलों पर जैसे तारे टमटमाने लगते हो, ऐसा पूरा जो शहर का सौंदर्य है, उनका जो नजारा है, कहीं अलग ही प्रकार का अद्भुत लगता है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जहाँ मोमबत्ती जलती थी, वहां दुकानें भी कुछ थी, तो वहां दुकानों में भी स्कैंडल लगती थी और वही का नजारा बहुत सुंदर था। वही दुकानें हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। लेखिका बताते हैं वहां जो दुकानें थी शिमला के नजदीक, वहां एक ट्रेन थी घरों के नजदीक। वहां ट्रेन का जो मॉडल था वो लेखिका को आज भी याद है, जहां वह समय की जो ट्रेन थी और वहां गाड़ी जो ट्रेन आती है वहां रुकना और जाने का सिग्नल दिया जाता था, वो भी लेखिका को याद है। और उतना ही नहीं, उनके ओर से सुरंग जो दी गई है, वहां से हम दूसरी जगह जा सकते हैं। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, जो पट्टियां है, जो रेल के जो ट्रेन के जो पट्टियां है, उस पर जो छोटे छोटे डिब्बे वाली जो ट्रेन है वो दिखाई देती है। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। ये जो सिग्नल है वो भी उस समय का सिग्नल था, उस समय का जो ट्रेन आने जाने की सूचना देते थे। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, यानी टीन यानी घड़ी वाला एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता लंबा खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। लेखक को शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल था वो आज भी याद है। अपनी पुरानी बातें बताते हैं, अपने बचपन की बातें, कि वहाँ जो शिमला का जो ट्रेन की जो पट्टियाँ थी, उस पर वो छोटे छोटे डब्बे थे वो ट्रेन के, और वहाँ जो सिग्नल था वो भी आज याद है। और वहाँ से बनी जो सुरंगें थी वो भी यादें उनकी ताजा बनाती है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कि वही समय में ज्यादा से ज्यादा तेज से जल्दी से जाने वाली वही गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। तो ट्रेन में जाते हैं तो हवाई जहाज, जो दरियाई समुद्र के किनारे वाला जो तट है, लेखिका हवाई जहाजों की बात करते हुए बताते हैं कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पहले समय में ऐसी ही गाड़ी तेज वाली वही थी जो जल्दी से जा सके। लेखिका हवाई जहाज की बात करते हुए कहते हैं, दोस्तों आपके विस्तार से भी प्लेन यहाँ वहां से गुजरता है तो उनको देखने के लिए आप भी अपने घरों में से बाहर दौड़ते निकलते हैं, सही है ना। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा हो। जैसे प्लेन उड़ता है तो ऐसे लगता है कि बड़ा भारी पंखों वाला जो पंछी है वो आसमान में सैर लगाता हुआ तेजी से जा रहा हो। बच्चे उन्हें देखने में बाहर दौड़ते थे। पंखों फैलाकर यह देखो और वह गायब। देखते देखते ही तो वह प्लेन है वो गायब ही जो हो जाता है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान भी थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। लेखिका कहते हैं कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मैं उनको भूल नहीं सकती हूँ। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। दोस्तों, अब लेखिका अपने चश्मे के बारे में बताते हैं कि वो एक दुकान ऐसी थी जो मैं आज भी भूल नहीं सकती थी, कि मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेजी थे। लेखिका बताते हैं कि शुरू शुरू में मुझे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका क्या कहते हैं कि शुरू शुरू में मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। वो अटपटा लगा, अजूबा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कोई चश्मा पहने तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। क्या तुम्हें चश्मा है? क्या नंबर है? तुम्हारे आंख में कोई प्रॉब्लम है? ऐसे कई प्रकार के तरह तरह के प्रश्न लोग पूछते रहते हैं। तो लेखिका को भी ऐसे प्रश्न पूछ गए।
आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। इतनी तकलीफ, इतनी छोटी सी उम्र में चश्मे आ गए तुम्हें दूध पीना चाहिए। जैसे तुम्हें दूध पीने से आराम मिलता है और चश्मे के नंबर भी उतर जाएंगे। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। चश्मा पहनने से हमारे जो नंबर है आंखों के वो उतर जाते हैं, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। लेकिन मैं कुछ समय पहन लेती थी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि थोड़ा धीरज रखो, ठीक हो जाएगा। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मैं अपने आप उसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिनों की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसी लग रही है। जब लेखिका ने पहली बार चश्मे पहने तो उनके चचेरे भाई उसको छिड़ाने लगे, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। इसमें लेखिका खिजाने लगती है बहुत। जब वह चाय पीकर चले गई तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। लेखिका अब क्या करती है, उसका चचेरा भाई चले गया, वह भी चाय पीकर अपने कमरे में आ गई तो आईने के सामने, आईना यानी दर्पण के सामने आकर खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा। लेखिका दर्पण के सामने जाती है, आईने के सामने जाती है और अपने चेहरे को आईने के सामने बार बार देखती रहती है। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती ही रही। लेखिका चश्मे को पहनती है, उतारती है, फिर पहनती है, उतारती है, अपने चेहरे को बार बार अरीसे के यानी आईने के सामने देखती ही रहती है। अपनी सूरत कैसी लगती है, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। लेखिका जोर जोर से हंसने लगती है। वही अपने चचेरे भाई का जो सूत्र था कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो लेखिका को बहुत हंसी आ जाती है आईने के सामने देखकर। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा। कुछ अजूबा लगा लेखिका को, अच्छा भी और मजाकिया भी। उसे टोपा पहनना अच्छा लगा, लेकिन मजाक भी लगता है कि मैं टोपे में कैसे दिखाई दूंगी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ धुल मिल गया है चश्मा। याद आ गया वह टोपा, उन समय का लेखिका टोपा रखती थी अपने सिर पर, काली फ्रेम का वह चश्मा, लंगूर की सूरत। लेखिका बताती है कि काली फ्रेम का वो चश्मा था, वो लंगूर की सूरत थी। वही मुझे आज भी याद ताजी होती है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अभी शिमला लेखिका गए हैं तो वो सिर पर टोपी रखना पसंद करते हैं, वो क्योंकि ये पहाड़िया का विस्तार है जहाँ ठंडी ज्यादा रहती है, इसीलिए उसी शिमला के विस्तार में लेखिका टोपी पहनना ज्यादा पसंद करती है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है टोपियाँ। विभिन्न रंग की टोपियाँ लेखिका को पहनना पसंद है जो उनसे बनी हुई है। कहाँ दुपट्टा का ओढ़ना और कहाँ शहर सुबीते वाली हिमचालिया टोपी। कि अभी वह समय में टोपी यानी टोपा रखा करती थी, अब दुपट्टा अपने सिर पर रखना बहुत कठिन लगता है, लेकिन सहज भी लगता है। लेकिन बार बार दुपट्टा ओढ़ना पड़ता है। और वहाँ सहल सुबीते वाली हिमचालिया टोपियाँ, जहाँ सुविधाजनक टोपियाँ मिलती है, क्योंकि हिमचाली हिमाचल प्रदेश है, हिम वाला प्रदेश है, ठंड ज्यादा होती है, इसलिए सुविधाजनक अपनी सुविधाओं के लिए वहाँ टोपियाँ हिमचली पहननी पड़ती है। आइए दोस्तों, अब लेखिका कृष्ण सोबती का बचपन के संस्मरण और वर्तमान समय में जो बदलाव आया है उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं, यानी इस इकाई का सारांश देखते हैं। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका उदाहरण देती है। तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई।
कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने स्थान ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। लेखिका चश्मा क्यों पहनना पड़ा, उनके बारे में बताते हैं। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे, यह भी लेखिका ने कहा है कि रात में टेबल पर लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण मेरी नज़र कमजोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बने लंगूर की। लेखिका अपने बचपन चीजें मजा लेकर खाती थी। वही बताते हैं कि बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से मैं खाती थी। मुझे सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, सहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट पेस्ट्री तथा फल मजे लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। लेखिका बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल्फा ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। वो बताते हैं उनकी यादें ताजी करते हैं। जबकि आज समय में आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन, लैपटॉप, इंटरनेट, मोटर कार, बाइक, रोबोट, मेट्रो कार जैसे विज्ञान के आकर्षित साधन हुए हैं। उनका अंतर लेखिका बताती है। सन 1935-40 में लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला विकसित होने लगा था। जहां लेखिका रही थी तो जैसे शिमला बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, ऐसा लेखिका बताते हैं। वहां रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा यह शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान में पहुंचना और उतर कर मॉल जाना, ये सब घटनाएं वह समय की सुखद है। संध्या के समय दूधल के में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। बचपन में लेखिका रंग बेरंगी कपड़ा पहनती थी। उन्होंने पिछले दशकों में क्रमशः अनेक प्रकार के पहनावे बदले हैं। लेखिका पहले फ्रॉक, उसके बाद स्कर्ट, लहंगे पहनती थी। उन दिनों वो फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखना और बालों में इतराते रंग बेरंगी रिबन का प्रचलन था। लेखिका 3 तरह की फ्रॉक इस्तेमाल किया करती थी। वही लेखिका पहनावे के बारे में बताती है। एक नीली पीली धारी वाला फ्रॉक था जिसका कॉलर गोल होता था। दूसरा हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक था और जिसमें गुलाबी फ्रिल लगी हुई थी, जो झालर बोलते हैं उनको। लेमन कलर के बड़े प्लेटों वाले गर्म फ्रॉक का जिक्र करती थी जिसके नीचे फर टेकी थी। टोपी के संबंध में लेखिका सोचती थी कि बचपन के दिनों में सिर पर टोपी लगाना बहुत पसंद लेखिका करते थे। उनके पास कई रंगों की टोपियां थी। उनका कहना है कि सिर पर हिमाचली टोपी पहनना आसान था, जबकि आज के समय में सिर पर दुपट्टा रखना थोड़ा कठिन काम हो गया है। बचपन में लेखिका रंग बेरंगी पोशाकें पहनती थी, जैसे पहले फ्रॉक, उसके बाद स्कर्ट, लहंगे इत्यादि। और वर्तमान परिवेश में यानी समय में वे चूड़ीदार, पंजाबी और ऊपर से घेरता पहनती है। ऐसा वर्तमान समय के संदर्भ में लेखिका बताते हैं जो हमें अभी मालूम पड़ता है। धन्यवाद।